you are watching Chinmayi's Viscos. Today we will discuss about another new chapter, that is alternating current. Before going to our discussion, please subscribe my channel, those who have not subscribed yet, and those who are new to my channel, I welcome you all to my channel Chinmayi's Viscos. And those who have already subscribed, then don't forget to press the bell icon to get the notifications of all the new coming videos. So in the last videos of plus 2 science, we have already discussed about electromagnetic induction, magnetic flux and all those things. Today we will discuss about a new topic, that is alternating current. So let's start our discussion. The first idea which comes to our mind by listening this name, alternating current. What is that? That is, alternating means something is changing. Alternating means changing. So here we will discuss about a changing current. So what is the difference between the current which we have already discussed in current electricity chapter, and now we are discussing about alternating current. So what is the difference between that current and this current? What is the difference between that direct current and this alternating current? So we notify them as DC and AC. This one is direct current and this one is alternating current. Okay, so what is direct current? In case of direct current, the magnitude and direction of current both remains constant with time. Magnitude and direction are constant with time. But in case of alternating current, both these magnitude and direction, they changes with time. They change with time. Okay, so how they change with time? Why not DC change with time? हम लोग जब DC देखते हैं, वहां पे क्या करते हैं, हम लोग एक वायर लेते हैं, एनी कंडक्टिंग वायर, और वहां पे एक बैटरी लगा देते हैं उसके दो एंड में। जैसे कि ऐसा कुछ डायग्राम में आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक स्विच रख दिया, और इसे मैं इस पाथ को मैंने टोटली क्लोज कर दिया। तो अभी मैं जब ये स्विच ऑन करूंगी तो क्या होगा, ये सर्किट क्लोज हो गया। तो अभी यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो करंट जब फ्लो करता है, ये हो गया मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करते हैं। तो इसलिए करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव एंड। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। सपोज आई ले रही हूं मैं करंट, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अगर मैं इस एंड पे देखूंगी, सपोज ये वाला एंड है ए और ये वाला एंड है बी, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। ओके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे ये जो बैटरी मैंने लिया था, सपोज इसका जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, इसका जो पोटेंशियल ये प्रोवाइड कर रहा है दैट इज 10 वोल्ट, एंड द वायर विच इज कनेक्टेड हियर, सपोज दैट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm. Okay, so I can say the current which is flowing in this circuit, that is from Ohm's law, V equals to IR. So I will be equals to V open R. V is equals to 10 volt here and R is equals to 5 ohm here. So I am getting 2 ampere of current in the circuit. तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, 2 एम्पियर का करंट, और डायरेक्शन क्या है, कहां से कहां तक वो मूव कर रहा है, ए से बी तक और लेफ्ट एंड से टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो इस तरीके का डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स हो गया और मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया। इससे हम लोग बताते हैं डायरेक्ट करंट।
लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और ये जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता रहता है। सपोज एक बार सर्किट में करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो कुछ ही देर के बाद वो राइट से लेफ्ट भी आना शुरू करेगा, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, तो ऐसा चेंज होता रहता है उसका डायरेक्शन। वो हमें कैसे पता चलता है उसके बारे में हम लोग इस कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने ये देखा था कि फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इतना हमें पता है फाई। तो इस डॉट को अगर मैं यहां से हटाऊंगी तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। क्लियर, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा एरिया वेक्टर? हम लोग अगर कोई भी एक कॉइल लेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एरिया लिया हुआ है, तो इस एरिया को परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। उस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल उसे मैं बताऊंगी थीटा। ठीक है, और अगर हम लोग इस एरिया को घुमाएंगे तो धीरे धीरे थीटा भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो थीटा हम लोग उसे बताते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर टाइम टू टाइम थीटा चेंज हो रहा है तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि द बॉडी में हैव सम एंगुलर वेलोसिटी, और इसे भी बताते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, ये हमें पता है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओके, ऐसा मैं बता सकती हूँ। तो अभी मेरे पास ये जो फाई का एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा हो जाएगा? तो फाई का वैल्यू अभी मैं ऐसा लिख सकती हूँ, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा मैं बता सकती हूँ। अच्छा, लेकिन जब वो एरिया उसका पोजीशन में चेंज करती रहूंगी तो वो थीटा भी चेंज होता रहेगा। अगर थीटा चेंज होगा तो ओमेगा टी चेंज होगा, अगर ओमेगा टी चेंज हो रहा है तो फाई भी चेंज होने लगेगा। तो अगर फाई चेंज हो रहा है देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ फैराडेज लॉ। तो हमें पता है कि फैराडेज लॉ ये बताता है कि इफ देयर इज सम चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर कॉइल देन देयर विल बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि ईएमएफ, द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट अगर हम लोग चेक करेंगे तो उस टाइम पे वहां पे थीटा का जो वैल्यू होगा और ओमेगा टी का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से हमें वहां पे ई की वैल्यू मिलेगी। तो फैराडेज लॉ को यूज करते हुए मैं यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू ये निकाल सकती हूँ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए cos omega t। क्लियर? दैट implies that E is equals to B तो कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, मैंने उसे बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे एक माइनस का फैक्टर भी है, उसके साथ मैं लिख सकती हूँ d बाई डी टी ऑफ cos omega t। ओके, सो दैट implies that E will be equals to minus BA। cos omega t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। कॉस ऑफ समथिंग उसका डेरिवेटिव होता है साइन समथिंग विथ अ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड विथ द डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो ओमेगा टी में ये जो ओमेगा है ये तो कांस्टेंट है, एक ही पर्टिकुलर वेलोसिटी में मैं उसे घुमा रही हूँ कॉइल को, तो ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हो गया। हम लोग अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज दैट वी हैव नाउ E इज इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अभी ये वाला एक्सप्रेशन हमने जो निकाला ये मुझे मिल रहा है सिर्फ एक ही टर्न घूम रहा है उसके वजह से। अगर उस कॉइल पे n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, फॉर n टर्न्स इन द कॉइल,
अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो मुझे E का एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो मिलेगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर साइन ओमेगा टी की जगह पे मैं 1 पुट कर रही हूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा उसे मैं लिखूंगी E0 और द पिक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू NBA ओमेगा। सो साइन ओमेगा टी की जगह पे मैंने 1 पुट किया क्योंकि वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होते हैं, तो इसीलिए मैं E0 को बता सकती हूँ कि दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। तो मैक्सिमम कब मिलता है? जब कोई चीज बार बार चेंज हो रही हो तो उसमें से हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने वही देखा, अगर किसी कॉइल का पोजीशन चेंज हो रहा है या EMF इंड्यूस जो हो रहा है वो उसके वजह से चेंज हो रहा है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो EMF आ रहा है इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग बताएंगे अल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF। तो अगर सर्किट पे अल्टरनेटिंग EMF हो सकता है तो अल्टरनेटिंग करंट भी आ सकता है। तो अल्टरनेटिंग EMF यहाँ पे क्या हो गया? E इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा। इसकी जगह पे मैं अभी क्या पुट कर सकती हूँ? E0, तो मैं लिख रही हूँ E0 साइन ओमेगा टी। इसे मैं बताऊंगी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू क्योंकि कोई भी पोजीशन पे हमें अगर E निकालनी होगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा और दैट इज ओमेगा टी, so that we can get the instantaneous value of EMF। तो ये हो गया alternating EMF का expression and this is its instantaneous value। E0 is known as the peak value और maximum value, और ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है? फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन साइन ओमेगा टी। तो साइन का ग्राफ कैसे होता है? साइन का ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा आता है साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ ये जो मैंने बनाया है ना, ये ग्राफ एक्चुअली ये कंटिन्यू करता है उसके साथ वैल्यू में, क्यों? लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही कंप्लीट साइकिल के लिए देखेंगे। तो अगर कंप्लीट साइकिल लेके देखेंगे तो वहां से ये ग्राफ कैसे हो सकता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। E इक्वल टू जैसे E0 साइन ओमेगा टी हो सकता है, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग करेंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। सो एट एनी इंस्टेंट हमें अगर उसकी कोई एक्सप्रेशन लिखनी हो तो हम लोग उसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ये कैसे आया? ये है EMF, ये है करंट। तो इसका मतलब कहीं पे भी अगर EMF चेंज हो रहा है और उस कॉइल में या उस कंडक्टर में कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस है तो हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय R। वैसे ही I0 इज इक्वल्स टू E0 डिवाइडेड बाय R। तो मैंने यहाँ पे R डिवाइड किया और मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। तो अल्टरनेटिंग करंट मेरे पास अभी है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसे होता है, ये दिखता कैसे है, मैथमेटिकली हम लोग उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट किसे बता सकते हैं? द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली and reverses its direction periodically with time, that is known as your alternating current, and we have the expression I is equals to I0 sin omega t। ओके, अभी मेरे पास ये ओमेगा का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज हम लोग एक कंप्लीट साइकिल देखेंगे, तो कंप्लीट साइकिल अगर देखेंगे तो उससे मैं ग्राफिकली ऐसा एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये थीटा जो चेंज होगा, सपोज यहाँ से शुरू होगा और ऐसा जाएगा, थीटा ऐसे चेंज होगा इस डायरेक्शन में।
तो थीटा अगर चेंज होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई डिवाइडेड बाय, और एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड बताते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, एंड अगेन वी नो दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई और 1 बाई टी की जगह हम लोग न्यू लिख सकते हैं। तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अभी चेंज होके क्या बन गया, I0 साइन 2 पाई न्यू मल्टीप्लाइड विथ टी, ऐसे भी हम लोग इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए सपोज मैंने यहां से शुरू किया तो यहाँ पे मेरा टाइम है 0, ठीक है, और थीटा भी मैं यहीं से लेना शुरू करूंगी। तो पहले मेरे पास जो थीटा था उसका वैल्यू था 0, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक क्वार्टर मूव करके यहाँ तक आ गई। तो इस एक्सिस पे और इस पोजीशन पे टाइम कितना होगा, अगर ये 4 पार्ट टोटल कवर करने के लिए टोटल टाइम है कैपिटल टी, देन 1/4 पार्ट कवर करने के लिए टाइम कितना होगा, t डिवाइडेड बाय 4। और यहां से यहां तक का एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। क्लियर। अभी मैं क्या कर रही हूँ, वैसे ही घूम के अभी यहां तक पहुंच गई। तो यहाँ पे पहुंच गई तो 2 क्वार्टर्स कंप्लीटेड। यहाँ पे है एक t/4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या, 2t/4। 2t/4 को मैं क्या बता सकती हूँ, t/2। और यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू, ये है π/2, ये अगेन π/2, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल है 180 डिग्री, उसे हम लोग बताएंगे पाई। ठीक है, अभी मैं फिर घूम के यहाँ तक आ गई, तो ये एक t/4, 2t/4, 3t/4 अभी कवर हो गया है। तो यहाँ पे टाइम हो गया मेरा 3t/4, और यहाँ पे थीटा कितना हो गया, थीटा यहाँ पे π/2, यहाँ पे π/2, यहाँ पे π/2, तो 3π/2। ओके, अभी फिर मैं यहाँ पे आके इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू किया था मैंने वहीं पे अभी पहुंच गई। तो वहां पे टोटल साइकिल कंप्लीट हो गया, तो टोटल टाइम हो गया कैपिटल टी, ये हो गया 1t/4, 2t/4, 3t/4, ये हो गया 4t/4, यानी इसका मतलब 1 कंप्लीट टाइम पीरियड। और यहाँ पे थीटा कितना आ गया, अभी 360 डिग्री पूरा घूम के आ गए हम लोग, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग टाइम का वेरिएशन करेंगे तो उसके हिसाब से हमें थीटा भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक टेबल ले रही हूँ। इस टेबल पे मेरे पास अभी क्या है, मैं ऊपर लिखूंगी, सपोज मैं ले रही हूँ t, देन ले रही हूँ थीटा, एंड देन ले रही हूँ i। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या क्या मैं ले सकती हूँ, पहले 0, फिर t/4, फिर 2t/4 या t/2, फिर 3t/4, और लास्ट में मुझे मिल रहा है t। ठीक है, और t जब 0 था थीटा था 0, t/4 पे थीटा है π/2, और t इक्वल्स टू 2t/4 पे थीटा है पाई, और t इक्वल टू 3t/4 पे वो है 3π/2। ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू जब t टाइम इक्वल्स टू t हो गया, थीटा हो गया वहां पे 2 पाई। ठीक है, आइदर हम लोग इस यहाँ पे ये जो ओमेगा टी है उसकी जगह पे हम लोग डायरेक्टली थीटा भी समझ सकते हैं ना, I0 साइन थीटा, ऐसे ही। तो ऐसे देखिए, अगर t इक्वल्स टू 0 हुआ, t इक्वल्स टू 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, तो पहले मुझे करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अभी मैं t की जगह पे t/4 पुट करूंगी, तो t की जगह पे अगर t/4 पुट करते हो तो वहां पे ये वाला जो थीटा है, थीटा कितना आ जाता है, π/2। तो साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या है, 1, तो इतना वैल्यू 1 हो गया। तो I इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास, I0। अभी t/2 देखूंगी, अगर t/2 देखूंगी तो थीटा यहाँ पे है पाई, तो इस यहाँ पे थीटा की जगह, ये जो थीटा की जगह अभी मैं पाई पुट करूंगी, साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0,
तो अगेन करंट आ गया 0, ये वाला टर्म 0 हो गया तो करंट हो गया 0। ठीक है, अभी 3π/2 पे चलूंगी। 3π/2 अगर यहाँ पे पुट करूंगी तो साइन 3π/2 कितना आएगा -1, तो I इज इक्वल्स टू -I0। ठीक है, अभी साइन 2π थीटा इक्वल्स टू 2π, यहाँ पे कैपिटल T पुट करूंगी और ये टोटल वैल्यू पे मैं 2π पुट करूंगी। 2π मतलब 0, तो साइन की वैल्यू आएगी 0, तो पूरा टर्म हो गया 0। तो इसमें से अभी मैं I वर्सेस T का एक ग्राफ बना सकती हूँ। देखिए ग्राफ कैसे बनता है। I वर्सेस T का मैं ग्राफ बनाऊंगी। यहाँ पे ले रही हूँ I, यहाँ पे ले रही हूँ T। ठीक है, इसका ग्राफ बनाऊंगी। T का वेरिएशन कितना कितना है 0, पहला ये वाला हो गया 0, फिर मैं ले रही हूँ T/4, फिर T/2, फिर 3T/4 एंड देन T। ठीक है, मैंने वैल्यू लिख लिया। अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी। जब टाइम 0 है तब I कितना है 0 है, तो मेरा पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। जब टाइम T/4 है I इक्वल्स टू I0 है, मतलब कुछ मैक्सिमम वैल्यू है। सपोज यहाँ पे है I0 मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट T/2 पे I का वैल्यू क्या है 0 है, मतलब यहीं पे ही आएगा। अभी 3T/4 पे इसका वैल्यू -I0 है। ऊपर हमने लिया था I0, तो उतना ही नीचे मुझे मिलेगा -I0, तो यहाँ पे कुछ ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अभी T पे वैल्यू कितना है 0 है, तो T पे वैल्यू 0। इसे हम लोग एक फ्री हैंड डायग्राम से बना लेंगे। तो इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मुझे ऐसा कुछ मिलेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि देखिए सारे पॉइंट पे पहले 0 पे वैल्यू 0 था, T/4 पे वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, और कुछ मैक्सिमम के बाद फिर से T/4 के बाद करंट की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है और यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन ये सारा कुछ पॉजिटिव सेंस में हो रहा था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा था। अभी T/2 के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है अलोंग विथ मैग्नीट्यूड। तो अभी यहाँ से फिर से मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड फिर से मैक्सिमम हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। अभी मैग्नीट्यूड फिर कम होता गया और यहाँ पे आके फिर 0 हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ टाइम, सो दैट्स व्हाई द नेम अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ देखा कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे होती है, उसका ग्राफ कैसे होता है, हम लोग उसका ग्राफ कैसे निकालेंगे, ये टाइम के साथ ये थीटा कैसे चेंज होता है, इसके बारे में पूरा आइडिया हम लोगों को मिल गया। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी मीन वैल्यू के बारे में, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तब तक धन्यवाद।